ओके, तो मैंने क्या बताया, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब किसी लाइट सोर्स या बल्ब से उसके ऊपर रेज गिरे और फिर उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंचे। जब वो रेज उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंचती हैं तो आईज उन रेज को रिट्रेस करता है बैकवर्ड्स, ठीक है, और बैकवर्ड रिट्रेस करके वो पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करता है जहां से वो दोनों लाइट रेज शुरू हुई थी। मैंने सिर्फ 2 रेज बनाई है, एक्चुअली एक लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज हमारी आंख तक पहुंच रहा होता है और उन सबको रिट्रेस बैक करके ओरिजिनल पॉइंट जहां से वो शुरू हुई थी, हमारा दिमाग उस पॉइंट पर हमको एक इमेज दिखाता है ऑब्जेक्ट की। मतलब ये तो इस पॉइंट P की इमेज हुई, ऐसे ही Q, R, S इन सारे पॉइंट्स की इमेज दिखेगी हमको और कंबाइंड हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब देखो मिरर्स का क्या रोल होता है इस सब में। अगर यहां पर एक मिरर रख दिया मैंने, ठीक है, अभी प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो कुछ रेज, भाई ये तो एक पॉइंट से कितनी रेज निकलेंगी, इनफाइनाइट, तो कुछ रेज इस मिरर पे टकराएंगी जाके और मिरर पे टकराएंगी तो उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंच सकती है, ठीक है। मेरे एंगल बहुत एग्जैक्ट नहीं बन रहे इसमें, लेकिन तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कुछ रेज रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज तक पहुंचेगी। मान लो एक ये वाली पहुंची, ठीक है, और मान लो एक ये वाली पहुंची। अरे भाई टेढ़ी टेढ़ी मत जाओ, सीधे सीधे जाओ। 2 रेज आई है हमारी आंख तक। अब हमारा दिमाग क्या करेगा, इनको भी बैक ट्रेस करेगा और जब बैक ट्रेस करेगा ना तो इस मिरर को भूल जाएगा वो, और बैक ट्रेस करके वो इस P की इमेज, वो बोलेगा यहां पे भी ऑब्जेक्ट P रखा हुआ है। समझ रहे हो, एक ऑब्जेक्ट तो यहां से जो आ रही है तो यहां पर तो P ऑब्जेक्ट रखा ही है। ये वाली रेज जो मिरर से रिफ्लेक्ट होके आई उनको भी बैक ट्रेस करके बोल देगा यहां पर भी ऑब्जेक्ट P डैश रखा हुआ है। मतलब दुनिया में जिसने फर्स्ट टाइम मिरर देखा होगा, ही माइट हैव गॉटन कंफ्यूज्ड कि ऑब्जेक्ट बाहर रखा है या अंदर रखा है। बट एक डिफरेंस है इसमें और इसमें कि यहां से ज्यादा नंबर ऑफ रेज आंख पे पहुंचेंगी और जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो यहां पर नंबर ऑफ रेज कम हो जाएंगी, तो देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन इंटेंसिटी। पर आपने कुछ फोटोज देखी होंगी जो इतनी हाई क्वालिटी होती है कि समझ में नहीं आता कि रियल फोटो कौन सी है और रिफ्लेक्शन कौन सा है। स्पेशली नेशनल ज्योग्राफिक की कुछ फोटोज, लेक्स की, वाटर बॉडीज की, कभी कभी इतनी सुंदर फोटोज खींचते हैं कि समझ में नहीं आता कि ओरिजिनल कौन सा है, रिफ्लेक्शन कौन सा है। तो इन रियलिटी हमारे दिमाग के लिए जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है एकदम वही ऑब्जेक्ट यहां रखा है। विद एक्सपीरियंस हमने सीखा है कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर उसकी इमेज बन रही है। कैसी इमेज है ये, वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल, क्या सच में यहां से रेज आ रही है? नो, रेज तो यहीं से आ रही थी, इससे रिफ्लेक्ट होके P डैश पॉइंट से आती हुई दिखी हमको। दे आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, दे जस्ट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम पॉइंट P डैश। The rays do not actually come from P dash. They just appear to be coming from it. इसलिए P dash कैसी इमेज है बच्चों? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगी? जब हम, हटा दो, जब हम यहां पर एक लेंस रखें, ठीक है, और लेंस पर जो रेज जा रही है उनको देखें। देखो बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट से जो भी रेज निकलेंगी हमेशा कैसी होंगी? एक दूसरे से दूर जाती हुई। भाई पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा है, एक्चुअली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ पॉइंट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स कितना भी बड़ा हो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। ये P डॉट P Q R S T जो सब यहां पे बना सकता हूं। एक पॉइंट से जब रेज निकलेंगी तो रियल ऑब्जेक्ट से रेज हमेशा कैसी निकलेंगी? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब जो एक दूसरे से दूर जा रही है। ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। हो सकता है आपने पढ़ा हो पिछली क्लासेस में, हो सकता है नहीं पढ़ा हो। ये रेस को, डाइवर्जिंग रेस को वापस कन्वर्ज कर देता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। इसने इन रेस को कन्वर्ज कर दिया। इस पॉइंट पर ये रेस आके टकरा गई। टकरा गई का मतलब ये नहीं टकरा के खत्म हो जाएंगी, एक्चुअल में ये ऐसी चली जाएगी और ये वाली ऐसी चली जाएगी। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आपने एक छोटी सी स्क्रीन रख दी, स्क्रीन मतलब कागज का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, एक छोटी सी स्क्रीन रख दी, तो उस स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट P दिख जाएगा। एक्चुअली इमेज बनाने के लिए ये कौन सी इमेज है? रियल इमेज। एक्चुअली रियल इमेज दिखने लायक बनने के लिए
यहां से जो लाइट आ रही है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बेटर तो ये होगा कि ये बल्ब उठा के यहां पे रख दो और बल्ब से बहुत सारी लाइट लेंस पर आए और लेंस उसको कन्वर्ज करके यहां पे स्क्रीन पे दिखा दे। पर हां, अगर ये बल्ब बहुत स्ट्रांग कर दिया जाए तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज भी इस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी। इस इमेज को क्या बोलते हैं? रियल इमेज। क्यों? क्योंकि द रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट P डबल डैश लिखना चाहिए, मुझे P नहीं लिखना चाहिए, एट P डबल डैश। ये पूरा सिस्टम समझ में आया तुमको? ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, वर्चुअल इमेज भी दिखाई दे सकती है हमको और रियल इमेज भी दिखाई दे सकती है। रियल इमेज पता है किसको दिखाई देगी? ये स्क्रीन तो इस तरफ है, हमको तो प्रोबेबली नहीं दिखेगी, लेकिन यहां पर अगर कोई पर्सन बैठा होगा जो स्क्रीन की तरफ देख रहा होगा, इस स्क्रीन से रेज निकलेंगी और उसको ये रियल इमेज दिखाई देगी। ये वर्चुअल इमेज हमको भी दिखाई देगी और कोई और अगर इस मिरर की तरफ देख रहा है तो उसको भी दिखाई देगी। समझ में आ रहा है सबको? ये होता है फंडा रियल और वर्चुअल का। देखी दोनों इमेज जा सकती है, लेकिन क्या कहते हैं, स्क्रीन पर सिर्फ रियल इमेज ली जा सकती। बच्चों 1 मिनट, मेरे को कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, उसको हटा दो। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग चीजों को कब देख पाते हैं, जब उनसे लाइट रेज हमारी आंख तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग बैक ट्रेस करता है और चीजों को देखता है। जो रियल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है, उससे रेज हमेशा कैसी निकलती है? डाइवर्जिंग। ये चीज नोट करने लायक है। फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट a huge number of diverging rays emerge, diverging rays क्या बोलना चाहिए? From an object a huge number of diverging rays are emitted or reflected in every direction। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से या तो रेज खुद की एमिट करेगा, अगर वो सोर्स है तो बल्ब जैसे है कोई चीज है, और अगर सोर्स नहीं है तो रिफ्लेक्ट करेगा। पर हां, देखने के लिए रूम में लाइट किसी ना किसी और सोर्स की होनी चाहिए। ज्यादातर चीजों की दुनिया में अपना खुद सोर्स नहीं है, सनलाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है उनसे, तो हमें वो दिखती रहती है। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ओनली बिकॉज दे रिफ्लेक्ट सनलाइट। अगर कोई चीज सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो हमको वो चीज दिखाई नहीं देगी या मुश्किल से दिखाई देगी। जैसे कि ग्लास, जैसे कि वाटर। अगर वाटर या ग्लास सनलाइट या दूसरी लाइट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है तो वो हमको देखने में प्रॉब्लम होगी, हम उसको परसीव उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हालांकि रियल लाइफ में हर चीज थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन जरूर करती है, नो मैटर हाउ ट्रांसपेरेंट इट इज। इवन ग्लासेस के ऊपर हल्की सी शाइन दिखाई देती है, क्योंकि एक सर्टेन एंगल पर वो रिफ्लेक्शन करते ही करते हैं। ओके, वो हम बाद में और पढ़ेंगे डिटेल में जब हम रिफ्रैक्शन में जाएंगे। पर हां, अभी एकदम बेसिक रे ऑप्टिक्स का ये है जो क्लियर होना चाहिए दिमाग। पहला फिनोमेना जो हमको पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और उस परपेंडिकुलर लाइन को बच्चों बोलते हैं नॉर्मल। Now this plane should be reflecting. It may be a mirror or may be a shining surface. जो भी है, तो इस पे जब लाइट आएगी और गिरेगी ऐसे, तो वो जिस एंगल पर गिरेगी उसी एंगल पे जाएगी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक और होता है विच सेज दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। 2D में तो हमें एक ही प्लेन दिखाई दे रहा है, तो ये कंफ्यूजन कभी आता ही नहीं। पर हां, ये लॉ तब काम आएगा अगर कभी हम 3D में इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज की बात करेंगे। 2D में देखने में तो लगता है कि सर एक ही तो है डायरेक्शन, और कौन सी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जा सकती है। पर अगर 3D में सोचो ना बच्चों, तो एक कोन बनेगा एट एनी एंगल फ्रॉम अ पॉइंट, और अगर इसमें से एक तरफ से आ रही है लाइट, तो एक्चुअल में देयर वर अ लॉट ऑफ पॉसिबल डायरेक्शन एट द सेम एंगल। वही है कि वो 2D में दिखाई थोड़ा कम देता है,
पर ये सारी रेज नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? सेम एंगल बना रही है, आई आर आर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी रे होगी रिफ्लेक्टेड रे? जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के सेम प्लेन में होगी, विच विल बी दिस वन। बट आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट यू शुड बी वरीड अबाउट दिस, क्योंकि 3D पर क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं और जो आते हैं उनको हम सॉल्व करना सीख लें। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, नॉर्मल का वेक्टर दिया होता है, इंसिडेंट रे का वेक्टर दिया होता है, रिफ्लेक्टेड रे का वेक्टर निकालना होता है, तो वो मैं करना सिखाऊंगा। ठीक है, ये लिख लिया। पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार प्लेन मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, तो आई थिंक इट विल बी प्रेटी इजी नाउ। प्लेन मिरर में कौन सी इमेज, लेट्स से दिस इज अ प्लेन मिरर, ये मैंने इसका नॉर्मल बना दिया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाली फिगर तुमने कई बार देखी होगी, और इस फिगर में हम हमेशा इसको ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, एक्चुअल में हम उसके सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनाते हैं। समझ रहे हो? इन सब की इमेज बनानी पड़ जाए ना तो इन सब की रेज बनानी पड़ेगी, सारे पॉइंट से जो रेज लेंगे, जो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा जो इम्पॉसिबल है। तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा बनाया पर इमेज सिर्फ किसकी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे? किसी एक पॉइंट की, ज्यादातर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की करते हैं। और मान लेते हैं कि जहां पर भी टॉप मोस्ट पॉइंट की इमेज बनेगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट की इमेज उसके जस्ट नीचे बना के वहां पर इमेज बना देते हैं। पर हाँ, हमको एक्चुअल में रे डायग्राम से इमेज किसका बनाना आता है? एक सिंगल पॉइंट का। चाहे ऑब्जेक्ट कितने भी बड़े साइज का हो, हम एक सिंगल पॉइंट की इमेज ही बना पाएंगे, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट की इमेज, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट चूज कर रहा हूं, उसकी इमेज बनाने के लिए भी मुझे कम से कम कितनी रेज ड्रॉ करनी है? 2। तो इससे 2 रेज ड्रॉ करी मैंने। एक रे ये वाली ड्रॉ करी, ये वाली रे बच्चों, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ दिस रे? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो इस पॉइंट अगर नॉर्मल बनाता तो वो भी तो यही आता कि नहीं आता? अगर मिरर का नॉर्मल खींचता तो वो भी तो इंसिडेंट रे के जैसा ही होता। तो जब जब रे नॉर्मल के अलोंग आएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। ये वाली फिगर, जब जब रे नॉर्मल के अलोंग आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा और रे उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। ये रे ऐसी आएगी और ऐसी चली जाएगी। समझ में आई बात या नहीं? Whenever the ray is perpendicular to the mirror or parallel to the normal, it will retrace its path back. ये पहला चीज जो आपको दिमाग में रखनी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोल रहा हूं मैं, लेकिन इजी टू रिमेंबर ये होगा, क्या होगा? अ रे परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पैरेलल टू नॉर्मल, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल परपेंडिकुलर टू मिरर होता है, विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, अपने पाथ को रिट्रेस बैक करेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये वाली रे आई और ऐसे ही वापस चली गई, आई और ऐसे ही वापस चली गई। वापस मतलब ये आगे भी चली जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट पे जाके रुक ही जाएगी, वापस चली गई ऐसे। ओके, इधर से आई और इधर से वापस चली गई, सेम लाइन। दूसरी रे कैसी बनाए? यहां पे बना लेते। ये वाली रे इज मेकिंग सम एंगल दिस हियर, थीटा, आई थीटा कुछ भी माने। This will make an angle with the normal, तो it will go back at the same angle। ऐसे ये ऐसे चली गई। अब यहां पर अगर कोई पर्सन है तो उसको मिरर से कौन सी रेज आती दिखाई देंगी? एक तो ये वाली 2 रेज जो हमने बनाई, नंबर 1 एंड नंबर 2। क्या लगता है बच्चों, क्या ये रेज आगे जाके कभी किसी पॉइंट पे मीट करेंगी? दीज आर डाइवर्जिंग रेज, एक दूसरे से दूर जा रही है, कभी मीट नहीं करेंगी। तो इस पर्सन का दिमाग क्या करेगा? इन दोनों रेज को रिट्रेस करेगा। तुम ये मत सोचना कि सर इसकी आंख इतनी छोटी है, दोनों रेज इस तक पहुंचेंगी नहीं। ये 2 बहुत इजीली ड्रॉएबल रेज बना रहा हूं मैं। एक्चुअली तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होंगी और उन सबको बना नहीं सकते, इसलिए उनको बनाने की ट्राई भी नहीं कर रहे। या फिर ऐसे मान लेना कि इसकी आंख बहुत बड़ी सी है, बड़ी सी मतलब इतना बड़ा लेंस, ये अब आ जाएंगी, बट वही है कि अच्छा नहीं लगे। तो हमने यहां पर आई बना दिया और इसको ये दोनों रेज आती दिख रही है, तो इसका दिमाग क्या करेगा? इनको रिट्रेस करेगा और आपको क्या बोलेगा कि भाई यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट। तो बट आपको क्या है? एक्सपीरियंस, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है,
मिरर के पीछे जो दिखता है वो एक्चुअली इमेज होती है। और इस केस में इमेज जो है वो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये एंगल आई है, ये वाला भी आई होगा, आर होगा आई के बराबर। ये अगर आई होगा तो ये भी आई होगा, ये आई, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे बन जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते थे ना। ये 90, ये 90, तीनों एंगल सेम हो गए और ये वाली साइड भी सेम है, ठीक है, पैरेलल लाइंस दिख रही है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब इस केस में द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी सेम एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में इमेज की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और इमेज की हाइट दोनों ऑब्जेक्ट के बराबर रहती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लेन मिरर जिस भी ऑब्जेक्ट को आप उसके सामने रखोगे उसकी सेम साइज की सेम डिस्टेंस पे इमेज अपने पीछे बना देता है। ड्रॉ कर लो। लिख लिया बच्चों? ठीक, ओके। हाँ, जो प्लेन मिरर होता है इट बिहेव्स लाइक अ क्रिएटर ऑफ अ वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब जो भी इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। रेज एक्चुअली पहुंची नहीं थी ऑब्जेक्ट की। अगर मैं ऑब्जेक्ट एक पॉइंट साइज बनाऊं, एक्चुअली हम हर बार पॉइंट साइज ही बना रहे, भले ही मैं बड़ा ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं उसके टॉप मोस्ट पॉइंट की ही इमेज बनाता हूं, तो जो भी रेज जाएंगी वो डाइवर्जिंग होंगी और डाइवर्जिंग रेज रिफ्लेक्ट होके और ज्यादा डाइवर्जिंग ही रहेंगी, कन्वर्ज तो होंगी नहीं, प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट होंगी जब। तो इसका मतलब इस ए की इमेज कहां पर बनेगी? यहां पर। क्या होगी ये इमेज? ए डैश। ये कैसी होगी इमेज? वर्चुअल होगी, सेम साइज होगी और इरेक्ट होगी, मतलब सीधी होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी, सेम डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मैं इरेक्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वर्चुअल, सेम साइज एंड इरेक्ट। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की जगह यहां पे रख दूं बी, तो क्या अभी भी इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी? बच्चों कुछ पूछा मैंने, ये बी पॉइंट यहां पे रख दिया, क्या इसकी इमेज इस मिरर में बनेगी या नहीं बनेगी? क्यों? लाइट की रेज, आपको ये मानना है कि रूम में एक बल्ब होगा और उस बल्ब से रेज सभी ऑब्जेक्ट्स पर पहुंच रही होंगी, क्योंकि हर बार यहां पे सन बना हुआ नहीं आएगा। तो आपको अज्यूम करना है अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हर डायरेक्शन में लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी बी से भी हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। उनमें से कुछ रेज इस मिरर पे पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? और पहुंचेंगी तो रिफ्लेक्ट होके इधर भी जाएंगी, और जब एक गई है तो ऐसी एक दूसरी भी होगी, तीसरी भी बना सकता था, और ये भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। और इन दोनों को अगर कोई देखेगा यहां पर, अगर कोई इन रेज के रास्ते में, तो वो उसका दिमाग क्या बोलेगा उसको कि देयर इज अ ऑब्जेक्ट बी हियर। अगर होशियार है तो वो समझ जाएगा कि ये बी की इमेज है बी डैश। समझ में आ रही है बात या नहीं? ऑब्जेक्ट मिरर के सामने हो या ना हो, एज लॉन्ग एज वो मिरर की लाइन के आगे है, रिफ्लेक्टेड साइड पे है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा प्लेन मिरर में पीछे बनेगी। अ प्लेन मिरर मेक्स इमेज ऑफ एवरीथिंग दैट इज इन फ्रंट ऑफ इट। यहां पर अगर पॉइंट सी है तो सी की इमेज सेम डिस्टेंस पे पीछे यहां पे बनेगी। यहां पर अगर पॉइंट डी है तो डी की इमेज भी सेम डिस्टेंस पे सेम साइज की पीछे बनेगी। समझ में आ रही है सबको बात या नहीं? एक प्लेन मिरर अपने सामने रखी हर चीज की इमेज अपने पीछे बनाता है, बट इस ऑब्जर्वर को सिर्फ किसकी इमेज दिखेगी? बी की। ना सी दिखेगा, ना ए दिखेगा, ना डी दिखेगा। अगर ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको क्या दिखाई देगा? सिर्फ ए दिखाई देगा, उसको सी और बी डैश दिखाई नहीं देगा। तो आई थिंक अगर मैं इतने सारे बना दूंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो यू ओनली ड्रॉ दिस मच, ए बी एंड सी। सी यहां पे नहीं, ए बी एंड सी को हम नीचे बना लेते हैं। यहां पे है सी और सी की इमेज यहां पर बनेगी। इसको ड्रॉ करो पहले, फिर मैं नोट लिखाता हूं। कर लिया? नोट लिखना। अ प्लेन मिरर ड्रॉज virtual image of everything. A plane mirror draws virtual image of everything on its reflecting side. On its reflecting side. But to an observer, every image may not be visible. Every image may not be visible. ठीक है?
इसको समझाने के लिए मेरे पास एक बहुत आसान तरीका है। एक क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा और तुम आंसर करोगे। यहाँ पर एक मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं A, B, C, D, E, F एंड देयर इज दिस ऑब्जर्वर जो कि है E के पास में। तो हमें बताना है विच ऑब्जेक्ट्स विल बी विजिबल टू दिस ऑब्जर्वर। समझ रहे हो? इसको कौन कौन से ऑब्जेक्ट विजिबल होंगे इन द मिरर। द ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द मिरर, वो मिरर को देख रहा है, तो आपको बताना है कि उसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। आई थिंक ऐसे ही बता दोगे तुम ओरली अगर थोड़ा सा सोचोगे तो। एक ही इमेज कहां पर बना रहे हो? अंदाजे से सेम डिस्टेंस पर ये आ रही है, लगभग लगभग यहीं पे आ रही है ए। बी की इमेज अंदाजे से बी डैश और सी की इमेज अंदाजे से सी डैश। मैंने कैलकुलेशन के लिए कुछ दिया नहीं है तो आई नो, पर हाँ एक रफ आइडिया से सी डैश। इमेज डी की भी बनेगी, ई की भी बनेगी, एफ की भी बनेगी, पर ये तीनों दिखाई नहीं देंगे। दिखाई कौन कौन देंगे? ये सबको क्लियर हुआ है। एक प्लेन मिरर अपने पीछे एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है और उस वर्चुअल वर्ल्ड की विंडो वो खुद होता है। उसमें से जो देखेगा एक पोर्शन ही दिखाई देगा। समझ में आ रही है बात? ओके डन। अब एक क्वेश्चन दो तुमको करने के लिए, न्यूमेरिकल। ये पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है। लेट्स से उसकी हाइट है 2 मीटर और उसके सामने मिरर रखा है कुछ डिस्टेंस पे। मिरर की हाइट है 3 मीटर, ठीक है, और दीवार बहुत ज्यादा हाइट की है और देयर आर दीज डिस्टेंसेस गिवन एज 5 मीटर, 10 मीटर एंड दिस गाय इज लुकिंग इन द मिरर। क्वेश्चन ये है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल। यहां पे लिखता हूं कैलकुलेट द हाइट या द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वॉल विजिबल टू हिम इन द मिरर। मिरर में उसको वॉल का हाईएस्ट कितनी हाइट का पॉइंट दिखाई देगा, ये कैलकुलेट करना। चलो ट्राई करो बच्चों। क्या करना है इस क्वेश्चन में? जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है, मिरर उसकी इमेज अपने पीछे सेम डिस्टेंस पे सेम हाइट की बना देगा। तो इस पर्सन की इमेज भी बनेगी पर उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लेट्स मेक द इमेज ऑफ द वॉल सेम डिस्टेंस सेम हाइट। हमको वॉल की हाइट नहीं पता है, कोई बात नहीं, चाहिए भी नहीं। मान के चल रहे हैं वॉल बहुत ऊंचा है, पर हाँ वॉल की डिस्टेंस तो पता है मिरर से कितनी है, 15 मीटर। तो 15 मीटर पीछे हमने वॉल की सेम हाइट की इमेज बना दी। पर क्या इसको पूरी वॉल दिखाई देगी? नहीं, ही विल यूज द वॉल एज अ विंडो टू दिस वर्चुअल वर्ल्ड। और उसको सिर्फ कितने हाइट तक की वॉल दिखाई देगी? यहां तक। क्या ये समझ में आता है आप लोगों को? और फिर जब थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल्स लगाओगे, एक ऐसी सीधी सीधी लाइन खींच लेना, तो तुम्हें ये हाइट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल हाइट h, इसको y मान लिया, नीचे 2 मीटर है तो ये वाला हिस्सा 2 मीटर का है। इसको y को कैलकुलेट करना है, इसको थीटा मान लो। दो ट्राइंगल्स हैं ABC, ADE। tan थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC भी होगी और DE अपॉन AE भी होगी। आप थोड़ा दिमाग लगा के वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल के बताओ y की वैल्यू कितनी आती है। बोलो BC पता है ना? ध्यान से देखो, ये 2 मीटर है, ये टोटल 3 मीटर है, तो BC कितना हुआ? 1 मीटर। BC 1, AC 10, DE निकालना है। AE थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है? 10 + 15 25। मतलब अभी भी इजी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन गलत नहीं होगा तुमसे। y की वैल्यू के बाद खुशी खुशी ये मत मार्क कर देना, आंसर आएगा 4.5, ठीक है? हाँ बोलो। नहीं, पर तुमने क्वेश्चन पूछा है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हटा दूं? अच्छा, तुमने क्वेश्चन बोला कि अगर इंसान 4 मीटर ऊंचा होता, इंसान तो होता नहीं वो, ठीक है, और मिरर सिर्फ 3 मीटर होता, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर। इसकी इमेज, मिरर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज अपने पीछे बना देगा, दिखाई दे या ना दे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? ये अब दीवार से तो कोई मतलब है नहीं। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, और ये अब मिरर देखेगा इतना हिस्सा दिखाई देगा। कैसे निकाले? वही पुराना काम, ठीक है? कैसे निकाले? एक ज्यादा जल्दी में लाइन खींची मैंने, इसको नहीं खींचना था यार। मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो कैलकुलेट करके दिखाओ ये हाइट। मेरे को तो एकदम से सब चमका नहीं, क्या करना चाहिए? ये वाला हाइट कैलकुलेट, इस क्वेश्चन का क्रेडिट जाता है आकाश को। ये वाला हाइट कैलकुलेट करना है,
सोचो जरा कहाँ कुछ सिमिलर ट्राइंगल बना सकते हो तुम। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, 3 मीटर है, वो 4 मीटर है, ये हाइट निकालना है। हाँ मुझे तो दिख गया रास्ता, तुम अपना सोच लो। सोच रहे हो ना, बैठ तो नहीं गए, कुछ लाइन खींचो, कुछ रे डायग्राम बनाओ। है तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं लगनी है। हो सकता है सेम क्वेश्चन तुमने किया भी हो, अभी इंसान हटा के लाइंस बना दूं तो शायद तुमने किया भी हो। ये 3 मीटर है, ये एच निकालना है। मैथ में किसी के आए थे 100 नंबर 10th में? 95 तो आए होंगे, 95 भी नहीं आए थे। अच्छा सब सब तो बायो वाले नहीं है, कुछ तो इंजीनियरिंग वाले भी है। क्या बात है, तो फिर दिमाग लगाइए। मेरे को भी एकदम से चमका नहीं क्या, पर हाँ ये मुझे दिखाई दिया कि ये tan थीटा सब जगह सेम होगा, और मुझे कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली ये थीटा सब जगह सेम होगा। क्या आकाश, क्या वाहियात क्वेश्चन बनाया तुमने। ये अगर 4 मीटर है और ये 3 मीटर है तो ये वाली हाइट आई थिंक 1 मीटर बनी, और ये वाली हाइट 3 मीटर बनी, और ये 1 है और ये 10 है, तो ये वाला थीटा निकल जाना चाहिए। tan थीटा कितना हो गया, 1/10। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा। tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में y/10, ये 1/10 के बराबर है, तो y भी 1 आ गया। अगर y भी 1 आ गया तो 4, 3 में से y गए तो ये कितना बचा, 2 ही मीटर बचा बच्चों। उसको सिर्फ आधी इमेज दिखाई देगी अपनी, 2 मीटर। समझ में आया? अगर मिरर की हाइट, लेकिन अगर वो मिरर को ठीक से लगाए, ठीक से, तो 3 मीटर के मिरर में वो खुद को पूरा पूरा देख सकता है। इनफैक्ट अगर वो मिरर को ठीक से पोजीशन करे तो एक पर्सन को अपने आप को पूरा देखने के लिए, पता है मिरर की सिर्फ कितनी लेंथ की जरूरत होती है? ये तो याद होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। एक पर्सन जिसकी हाइट h है, इसके सामने एक ने बड़ा सा मिरर लगा दिया हमने, मिरर ने इसकी इमेज बना दी। यहाँ पर हम सिमिलर ट्राइंगल से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि खुद को पूरा पूरा देखने के लिए इसको एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मिरर की जरूरत होती है, सिर्फ h/2 की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस d और ये वाली डिस्टेंस d बराबर है। तो अगर तुम इसको h/2 नहीं मानते हो, तुम बोलते हो कि नहीं सर हम तो बोल रहे हैं कि y डिस्टेंस चाहिए, आप प्रूव करिए y की वैल्यू कितनी है। तो बड़े आराम से tan थीटा छोटे वाले ट्राइंगल में y/d हो जाएगा, और बड़े वाले ट्राइंगल में h/d प्लस d हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू h/2 आ जाएगा। तो एक पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मिरर के सिर्फ कितने हिस्से की जरूरत होती है बच्चों? हाफ हिज हाइट। ओके, इसको आप याद रख सकते हो, काफी बार पूछा जाता है।